जय हिंद दोस्तों एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के हम लोग फिजिक्स के आपका सब्जेक्टिव से लेकर के ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस को अभी हम लोग कवर अप करने वाले हैं। पहला जो हमारा जो सेक्शन होगा वीडियो का, उसमें हम लोग फिजिक्स के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अभी कवर अप करेंगे और ऑब्जेक्टिव ख़त्म करने के बाद हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को भी हम लोग ऐसे देखेंगे। याद रखेंगे, शॉर्ट टाइप देखेंगे और जैसे ही 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लिए उसके बाद हम लोग 10 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और सारे का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगा और नहीं तो एजुकेशनल बक्स के टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा। हम लोग अभी क्या देखेंगे फिर से सुन लीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप, ये सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? डीएस यहाँ पे पूछा जा रहा है। विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका SI मात्रक पूछा जा रहा है, यानी कि SI यूनिट पूछा जा रहा है। किसका? तो विद्युत फ्लक्स का। तो एक नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक जब भी पूछेगा राइट आंसर क्या होगा? डीएस वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक ना, वोल्ट पर मीटर। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो वोल्ट पर मीटर होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहुत जो कि एक क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ठीक ना, 2021 के बोर्ड परीक्षा में। चलिए तो क्या है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जब भी पूछेगा डियर स्टूडेंट तो वह आपका कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के क्या होता है? तो बराबर होता है, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, वीडियो को छोड़ करके आप सभी बच्चे नहीं भागिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो रामबाण साबित होगा 2023 परीक्षा के लिए। चलिए पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है? पानी यानी कि जल का पराविद्युतांक स्थिरांक जो आपका होगा जब भी पूछेगा डिस्टेंस तो वह 80 होता है, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80। जल का पराविद्युतांक स्थिरांक क्या होता है डिस्टेंस? 80, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। चलिए डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए आवेश का बीमा, आवेश का बीमा क्या होता है डिस्टेंस? आवेश का बीमा क्या होता है? तो जल्दी से बताइए। आवेश का बीमा जब भी पूछेगा तो आपका 80 होता है, ठीक ना, 80 होता है। अब इसका बीमा क्या होता है? 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही VVI। एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। एप्सिलॉन नोट किसका मात्रक है? जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे, क्योंकि आप सभी बच्चे को जो है एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। और डियर स्टूडेंट टेलीग्राम का लिंक जो है हम चैट सेक्शन में पिन कर दिए हैं, सभी बच्चे जाकर के टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, ठीक ना। तो एप्सिलॉन नोट का जब भी मात्रक पूछेगा आपसे डियर स्टूडेंट तो वह होता है FM के पावर में -1 हो जाएगा, ठीक ना। FM के पावर में -1 किसका मात्रक है? एप्सिलॉन नोट का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही VVI क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की बात करें, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता पूछा जा रहा है, विद्युतशीलता का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युतशीलता का जब भी SI मात्रक आप सभी बच्चे से पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा? N के पावर में -1 होता है और M के पावर -2 और C के पावर में 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 के लिए। चलिए कूलाम बल है, कूलाम बल आपका कैसा बल है डियर स्टूडेंट? जल्दी जल्दी बताइए कूलाम बल आपका कैसा बल है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना अपना जो है आंसर बताइए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कूलाम बल कैसा बल होता है? कूलाम बल जो आपका होता है डियर स्टूडेंट केंद्रीय बल तथा विद्युत बल दोनों होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए तथा बी दोनों, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम, सभी बच्चे फटाफट से चैट सेक्शन में जो है अपना आंसर बताते चलिए ताकि जो है आप सभी बच्चे एग्जाम हॉल में तहलका मचा। चलिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? अस्थिर विद्युत क्षेत्र सभी बच्चे क्या चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र का जब भी बात होगा तो वो आपका संरक्षी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक ना डियर। अस्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो संरक्षी। राइट आंसर ऑप्शन में बहुत ही अच्छा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक? किसका मात्रक पे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, यानी कि SI यूनिट का यहाँ पे बात हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो आपका होगा डियर वह आपका होता है न्यूटन कूलम के पावर में -1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
ठीक है ना डियर स्टूडेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम 2023 के लिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है डियर स्टूडेंट, तो स्थिर आवेश का जहां पर भी बात होगा वह आपका उत्पन्न करेगा केवल विद्युतीय क्षेत्र, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए ए होगा, बी नहीं, ए होगा राइट आंसर, ठीक ना, केवल विद्युतीय क्षेत्र। चलिए डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए किसी वस्तु पर परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है, तो कोई भी वस्तु है उस पर परावैद्युतांक स्थिरांक का यहाँ पे बात हो रहा है, तो परावैद्युतांक स्थिरांक जो कोई किसी भी वस्तु पर आपका जो होता है वह क्या होता है, तो एक से क्या होता है, तो ज्यादा होता है, यानी कि अधिक होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम 2023 के लिए। चलिए आवेश वितरण से क्या होता है, आवेश का वितरण, यानी कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह बांटा जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन आवेश का वितरण से क्या होता है, तो क्या होगा राइट आंसर, आवेश के वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि ऊर्जा में आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो कमी आती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, ठीक ना डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिक्स में 35 में 35 लाना है आप सभी बच्चे को, ठीक ना। विभव प्रबलता बराबर होता है, विभव प्रबलता किसके बराबर होता है, जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि आप सभी स्टूडेंट को तहलका मचाना है। विभव प्रबलता जो आपका बराबर होता है dV/dx के बराबर होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, dV/dx। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, विभव प्रबलता किसके बराबर, dV/dx, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही अच्छा। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट, विद्युत विभव आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो विद्युत विभव जो आपका बराबर होगा तो वह होगा आपका किसके बराबर होगा, तो W/Q हो जाएगा, एक मिनट, W/ क्या होगा, Q होगा। विद्युत विभव किसके बराबर, W/Q, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन एग्जाम 2023 के लिए। चलिए 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड F बराबर होता है किसके लिए, 1 फैराड यहाँ पे पूछा जा रहा है बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो 1 फैराड जब भी आपका बराबर होगा डिस्टेंस तो क्या होता है इसका, 1 फैराड 1 क्या होता है, 1 CV के पावर -1, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला, आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसका बात पे, आवेशिक चालक, आवेशित यहाँ पे होता है रिएक्शन तो होता है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 CV² होता है, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मार दीजिए खटाक से क्योंकि आपसे भी बच्चे को जो आपको एग्जाम हॉल में भी तहलका। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्वेश्चन का जो है कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। चलिए 1 स्टेट कूलाम बराबर होता है, 1 स्टेट कूलाम किसके बराबर होता है, 1 स्टेट कूलाम का जब भी बात होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है आपका 1/3 × 10⁻⁻19। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 स्टेट कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक Vm यानी कि वोल्ट पर मीटर होता है, यहाँ पर V यानी कि वोल्ट पर मीटर जो आपका होगा किस राशि का मात्रक, तो वह विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिएगा, आप सभी स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में तहलका। चलिए विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक डियर स्टूडेंट आपका जो होता है वह क्या होता है, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक वह होता है फैराड होता है F, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला फटाफट से कीजिए और सभी बच्चे चैट सेक्शन में जो आपका जो है लिंक है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करता है, वान डी ग्राफ जो आपका डियर स्टूडेंट वह क्या उत्पन्न, वह जो उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है वान डी ग्राफ, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही VVI क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करिए, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक स्थिरांक का जब बात होगा तो वह आपका होता है डियर स्टूडेंट अनंत होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, यह होगा तांबा आपका यानी कि Cu, ठीक ना, सबसे ज्यादा उत्तम यानी कि सबसे ज्यादा अच्छा, ठीक ना। चलिए चलिए फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित, फ्यूज तार का जब भी बात होगा तो वो आपका तांबा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, Cu। चलिए 24 नंबर, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या है, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तब रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध घटेगा, तो इसका क्या होता है, तो तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह यह प्रतिक्रिया किस में होगा, तो यह प्रतिक्रिया जो आपका डिश में होगा यह अर्धचालक में होता है, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही हौला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्टमीटर का जब भी प्रतिरोध का बात पूछेगा तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पे वहाँ पे वोल्टमीटर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आमीटर, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला
27 नंबर क्वेश्चन जो कि आप सभी बच्चे का लास्ट प्रश्न होगा और बहुत ही VBI क्वेश्चन होगा एग्जाम 2023 के लिए। चलिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक, प्रतिरोधकता यहाँ पे पूछा है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो क्या होगा? केल्विन के पावर -1 होगा डियर स्टूडेंट। जल्दी बताइए सभी बच्चे, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का? 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केल्विन के पावर में। तो प्यारे दोस्तों, अभी आपने देख लिया 12th इंटर बोर्ड परीक्षा के इम्पॉर्टेंट जो थे, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। 12th फिजिक्स के वायरल 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 20 मोस्ट वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपने ऑब्जेक्टिव देख रखी है, अब सब्जेक्टिव का शॉर्ट टाइप को कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप पे चलेंगे। तो 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का शॉर्ट टाइप का है, जो कि हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आया हो इतना तक में तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारा पैटर्न आता है, हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इसी तरीके से होते हैं। सेक्शन बी जो आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव टाइप होता है, सेक्शन ए आपका होता है ऑब्जेक्टिव, सेक्शन ए आपका होता है ऑब्जेक्टिव और सेक्शन बी आपका होता है सब्जेक्टिव। तो देखिए, जो आपका सेक्शन बी है शॉर्ट टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कितना 1 से 20 तक में शॉर्ट आंसर टाइप है, जिसमें से 10 के ही आंसर देने हैं, लेकिन मैं आपको सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। दूसरा है राइट द डिफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट, और ये VBI क्वेश्चन है। ये दोनों ही VBI क्वेश्चन में से एक होते हैं। खैर, क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से तो आंसर हमारा यहाँ इस साइड में है। तो देखिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रेशियो होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर आप लिख देते हो तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। इसको हम लोग जो सिंबल है आप इसको डोनेट कर सकते हो रो से, ठीक है। खैर, म्यू इक्वल्स टू C/m, C/m, C जहाँ पर आपका C का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने की बात है तो आप इसको कह सकते हो कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। दूसरा था हमारा क्वेश्चन कि वेव फ्रंट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, जितना भी पॉइंट्स होता है उसका लोकस होता है इन द फील्ड ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस, ऑप्टिकल डिस्टर्बेंस में, ठीक है, हैविंग द सम फेज एट गिवन इंस्टेंट और वेव्स ट्रैवलिंग इन वन डायमेंशनल मीडियम। हियर द वेव फ्रंट आर यूजुअली सिंगल पॉइंट्स, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, वेव फ्रंट क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड हो गया हमारा, थर्ड देखते हैं। एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। विजुअल लाइट ऑल्सो नोन एज व्हाइट लाइट। देखिए, विजुअल लाइट को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, व्हाइट लाइट से। कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट कलर्स, बहुत सारे कलर्स का ये कंपोनेंट्स लेकर के चलता है। अपॉन पासेस थ्रू द प्रिज्म, जब हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, जो व्हाइट लाइट होता है वो सेपरेट कर जाता है अलग अलग कंपोनेंट के कलर में, जो कि होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। और जो सेपरेशन ऑफ विजुअल लाइट होता है डिफरेंट कलर्स में, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। आप सिंपल से ये कह सकते हो, द सेपरेशन ऑफ विजुअल लाइट इनटू इट्स डिफरेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। थर्ड हमारा बन गया। 4 क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और 5 है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये VBI क्वेश्चन है, दोनों के दोनों VBI क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बार बार पूछता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बार बार पूछता है। तो खैर, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए, ये जो 5 की जगह डायरेक्ट 10 है ना, ये आंसर ये 5 का ही है और ये 6 का है। चलिए, क्या कहता है, ध्यान से देखते हैं। When light is incident, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, क्या डिफ्रैक्शन, लाइट का डिफ्रैक्शन। तो जब लाइट ऐसे इंसिडेंट होता है, नैरो ओपनिंग और आवर ऑब्स्टिकल in its path, it is bent at the edges of the obstacle or opening. This phenomena is called as diffraction of light. जब ऐसे वो गिरता है लाइट तो बेंट कर जाए, यानी कि अपना रास्ता बदल ले, यहाँ से गिरा तो इधर चला जाए, ठीक है, अपना एजेस बना ले। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपको कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 18 क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। और ये वीवीआई है, ये वीवीआई है, बता दूं ये वीवीआई है, रट्टा मार लीजिएगा, ये वीवीआई है। पटना के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे अगर इसको ऐसे कंप्लीट करते हो तो आपका काम बन जाएगा। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या कहता है, द वेव प्रोपेगेटिंग इज अ स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरिंग इन स्पेस एंड टाइम साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसा वेव्स जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे से चलता रहे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड चार्ज के द्वारा होता है, जिसको कि एलसी सर्किट भी बोलते हैं। इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वो होता है μ=1/2π√LC। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 5 तक हो गया। 6 क्या कहता है, व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स और एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट। ये दो क्वेश्चन 6 एंड 7 को कंप्लीट करते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स और मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए हमारा लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट, लॉरेंट्ज फोर्स में बता रहा हूँ, ये 5 जो है ना लॉरेंट्ज फोर्स। अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू कन्वर्ट लो वोल्टेज, यानी कि लो वोल्टेज को जो कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज जो करंट करे और वाइस वर्सा, फिर ऐसे हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, यही आपका लॉरेंट्ज फोर्स का जो नियम है वो कहलाता है, जो कि बेस्ड होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो यूज़ करते हैं लो वोल्टेज टू हायर वोल्टेज के लिए, इसको सेटअप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और सेटअप ट्रांसफार्मर का जो होगा वो डायरेक्टली ग्रेटर देन होगा और एन भी इसमें ग्रेटर देन होगा। तो बहरहाल जो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका बोला लॉरेंट्ज फोर्स, तो लॉरेंट्ज फोर्स उसी को बोलते हैं जो कि आपका लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज को कन्वर्ट करे और फिर ऐसे हाई को लो से, ये आपका लॉरेंट्ज फोर्स में आता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर में बार बार आता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की तरह। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट, इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8, 9, 10 को देख लेते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 8, 9, 10 क्या कहता है क्वेश्चन 8, 9, 10 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, राइट द डिफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप वीवीआई है, ये आपका एंगल ऑफ डिप वीवीआई है, एम वीवीआई इसको कर लीजिए, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप 9 है। व्हाट डू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट और डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए 8, 9, 10 को कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए क्या कहता है 8, 9, 10, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप इट इज डिफाइंड एज द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, देखिए वैसे इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जो डायरेक्शन होगा टोटल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का, जो हॉरिजॉन्टली लाइन बना ले मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ, ये आपको कहलाता है क्या, एंगल ऑफ डिप। इसको डोनोट करने का सिंबल भी है। ठीक है, और जो कि ये आपको एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है पोल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था, आते हैं क्या कहता है 9 हमारा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 9 हमारा क्वेश्चन क्या था वैसे तो 9, एक बार फिर से हम लोग 9 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, 9 कह रहा है व्हाट डू मीन बाय इंड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट, इंड ऑन पोजीशन ऑफ मैग्नेट। और ये क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ मैग्नेट इज नॉन एज गॉस अ पोजिशन, जिसको कि इंड ऑन पोजिशन ऑफ मैग्नेट भी बोलते हैं। ठीक है, इंड पॉइंट जो एक्सिस मैग्नेट हो मैग्नेटिक का, वही आपका कहलाता है गॉस पोजिशन या फिर इंड ऑन पोजिशन। नेक्स्ट आपका था, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 अब देख लेते हैं। क्या कहता है 10, 11, 12 कहता है राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट डाउन द डिफिनेशन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड राइट डाउन द ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट और गेट। ये जो 10, 11, 12 है, इसमें से 12 नंबर वीवीआई है और ये फिक्स है, 100% ये आएगा, ये एकदम फिक्स है, लिख लो। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव में ये रहेगा ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय द एक्सट्रैक्ट फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो यही हमारा होता है। देखिए जो इलेक्ट्रिक आप पोटेंशियल उसको बोल सकते हैं जो कि वर्क डन हो कोई भी आपको फोर्स को चार्ज से इन्फिनिटी से कहाँ तक लाने के लिए एक फिक्स पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट, वही आपको कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना था। तो क्या कहता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का था व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका आंसर यही है कि आपका जो नंबर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पास करता है आपका परपेंडिकुलर क्लोज सरफेस से, वो हमारा कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपका जीरो भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट वेबर होता है। और ये भी क्वेश्चन रख लो, MVBI आएगा ही आएगा, ये फिक्स है 100%, ये फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 11 फिक्स है 100% आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 200% फिक्स है, 100% नहीं 200 बोल रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये 200% की गारंटी आएगा ही आएगा। बुलियन एक्सप्रेशन नॉट गेट का, बुलियन एक्सप्रेशन होता है ये नॉट गेट का। ठीक है, और ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया नॉट गेट का 0 1 1 0, और उसी तरह से बुलियन एक्सप्रेशन और गेट का और ट्रुथ टेबल आपका 0 0 0 1 0 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 14 15 को हम लोग कवर अप कर लेते हैं। तो अगली बार से ऐसे क्वेश्चन का जो PDF होगा वो नहीं बना होगा, एक क्वेश्चन फिर आंसर उसका हम बनाएंगे। चलिए 13 क्या कहता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू मीन बाय अपर एंड डीप, और एक्सप्लेन कैपिटेटिव रिएक्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13 14 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए क्या कहता है 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। इन फिजिक्स चार्ज कंजर्वेशन इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नेवर चेंजेस। देखिए कंजर्व कहने का मतलब कि क्या, कभी भी चेंज ना हो, तो यही तरीका है। फिजिक्स में कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैसा प्रिंसिपल जो कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में बंद हो, जो कभी भी चेंज ना हो। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही ना होता है, जो अमाउंट होगा पॉजिटिव वो नेगेटिव को माइनस कर दे। तो यही था आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है आपका अपैरेंट डिप। देखिए तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ही आता है अपैरेंट डिप, आपका एक इंक्लिनेशन है। ठीक है, इंक्लिनेशन है आपका, झुकाव है ऑफ जियोलॉजिक बेड्स एज सीन फ्रॉम एनी वर्टिकल क्रॉस सेक्शन नॉट परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक ऑफ द जियोलॉजिक बेड्स। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कैपिटेटिव रिएक्टेंस, ये आपका VBI है। क्वेश्चन नंबर 14 कम आता है लेकिन 13 और 15 बहुत बार पूछा जाता है। तो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कैपिटेटिव रिएक्टेंस इज एन अपोजिशन टू द चार्ज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट। कैपिटेटिव रिएक्टेंस क्या होता है, आपका अपोजिशन है। ठीक है, चार्ज का जो वोल्टेज एलिमेंट में जो वोल्टेज बहता है उसके। कैपिटेटिव रिएक्टेंस आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सिग्नल फ्रीक्वेंसी के या फिर रेगुलर फ्रीक्वेंसी के, आप इसको कह सकते हैं, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, आपसे पूछ रहा है कलर कोड ऑफ कार्बन। 16 देख लीजिए क्वेश्चन, 16 17 18 19 20 एक बार में क्या कह रहा है, राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, और ये 100% ये भी आएगा, 1000 लिख लो, ये आपका फिक्स है। कार्बन कलर कोडिंग रेसिस्टेंस आता ही है। आपको किसको, ऑरेंज और येलो का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन पैरेलल ग्रुपिंग रेसिस्टर, और राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा डी रेज एंड एक्सप्लेन बाइनरी नंबर्स। ये 16 से लेके 20 तक में ये जो क्वेश्चन दिख रहे हो ना, लिख लो 200%, ये आपको और करके मिलेगा ही मिलेगा, और करके मिलेगा ही मिलेगा, आप इसको बनाना ही बनाना होगा। तो खैर चलिए कार्बन कलर कोडिंग रेसिस्टेंस पे आते हैं। क्या कहता है, द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो कलर्स आर 3 and 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 2 यूजेज आपका पोटेंशियोमीटर का, पहला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको EMF बोलते हैं। ठीक है, ऑफ 2 सेल्स आर कंपेयर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल का बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल जो था रेजिस्टर का वो, तो क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज द सेम। पैरेलल में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सेम होगा। अक्रॉस रेजिस्टर डू नॉट
each get the total current they divided it. The current entering the parallel combination of resistor is equal to the sum of the current through each resistor in parallel. पैरेलल में आपका क्या होता है, करंट का जो बहाव होता है वो इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अल्फा रेज का दो प्रॉपर्टीज आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्या कहता है, अल्फा पार्टिकल्स हैव पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वेयर ई का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम। दूसरा इसका प्रॉपर्टी होता है दे हैव रेस्ट मास इक्वल टू 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 4 आपका कितना इक्वल होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन 2021 VBI क्वेश्चन है। बाइनरी नंबर क्या होता है? A binary number is a number expressed in the base 2 numeral system or binary numeral system. A method of mathematically expression which uses only 2 symbols, typically 0 और 1. देखो बाइनरी नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें कि सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल किया गया हो, वो आपका बाइनरी नंबर कहलाता है। फोकल लेंथ आपको दो लेंसेज का निकालना है, तो F1 F2 U1 U2 U म्यू आपका 0 है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये जो प्रूफिंग वाला है, क्वेश्चन नंबर 21 ये जो प्रूफिंग वाला है, प्रूफिंग के सारे वीडियो अलग आएंगे और एक्सप्लेनेशन के सारे वीडियो अलग आने वाले हैं। तो हमारा जो 20 क्वेश्चंस का जो वीडियो था वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपने अगर वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो अच्छी बात है। इसके बाद से आप पीडीएफ ले लेना ताकि आपको याद करना। हमारा जो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन से। लॉन्ग टाइप की तरफ बढ़ते हैं और ये जो 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो लॉन्ग टाइप के 10 क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भूल से भी इसको स्किप मत कीजिएगा। तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, और ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आपको मालूम ही है कि 3 लॉन्ग टाइम बना देते हो तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलने वाला है। तो लॉन्ग सभी लोग छोड़ देते हैं। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में ऐसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा, आंसर के साथ है, सिर्फ क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है, पूरा का पूरा मैंने आंसर इसमें दे रखा है, बना रखा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पिछली वीडियो में हमारी हो चुकी थी, आज हमारी बात है सब्जेक्टिव की। तो देख सकते हो सब्जेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा गॉस का नियम। तो ध्यान से पूरा देखिएगा। इसके पहले वीडियो में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देख लिया था, जो कि आपने ऑब्जेक्टिव का सेक्शन देखा। तो 2023 के लिए हम लोग अब लॉन्ग टाइप का सब्जेक्टिव देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गॉस के प्रमेय को लिखे। ध्यान से देखिएगा, बता नहीं रहे, सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, गॉस के प्रमेय। तो सीधा इसको देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 12th बिहार बोर्ड का फिजिक्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जो प्रमेय है वो लिखें तथा स्थापित करें, सिद्ध भी कीजिए। आविष्ट समतल चालक के समीप स्थित बिंदु पर तीव्रता की गणना भी करें। एक ही में 3 क्वेश्चन है और गॉस लॉ एक समझिए कि BVI और फिक्स क्वेश्चन होता है, बार बार पूछता है। ये इतना अगर प्रूफिंग ना पूछे चलेगा, लेकिन गॉस के प्रमेय को लिखे जरूर आएगा और स्थापित करें। ठीक है, 2 नंबर में आपको दे सकता है। 5 नंबर का नहीं दिया, 4 नंबर का नहीं दिया तो 2 नंबर दे देगा। और ये गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है। आंसर चलिए, ज़्यादा इसका आंसर ऐसे लॉन्ग है, मैं उतना आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आंसर आपका इसमें PDF में होगा। आप पढ़ चुके हैं कहीं से, उसको जरूर से आपको समझ में होगा, थोड़ा सा बस रिकॉल कर लीजिएगा। देखिए गॉस के अनुसार, गॉस साहब क्या कहते हैं, गॉस के अनुसार किसी बंद क्षेत्र की विद्युतीय फ्लक्स, मतलब कि क्लोज्ड आपका जो विद्युतीय फ्लक्स है, उस क्षेत्र के आवेश का 1/ε0, इसको ε0 बोलते हैं, मालूम है ना, गुणनफल के बराबर होता है। गॉस लॉ के अनुसार जो भी बंद क्षेत्र होगा ना, उसका जो विद्युतीय फ्लक्स होगा, उस क्षेत्र के आवेश का जो 1/ε0 होगा, उसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और गॉस लॉ को हम लोग इंडिकेट करते हैं फाई से, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई। पेट फाड़ दीजिए, 0 का अंडा बना के, इसको बोलते हैं फाई। तो फाई से इंडिकेट करते हैं, तो फाई बराबर 1/ε0। तो ये गॉस समझ गए, गॉस लॉ। ठीक है, ये आप देख सकते हो, एक आपका इलेक्ट्रिक क्लोज्ड आपका फील्ड है, क्लोज्ड आपका है, इसमें आपका जो चार्ज है Q चार्ज रखा हुआ है, इसी के अंदर जो भी चार्ज है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, वो किसके गुणनफल के बराबर होता है, हमने बताया था, वो बराबर होता है 1/ε0। ठीक है, चलिए तो इसका फिगर यहां पर आप देख सकते हो। प्रमाण देखिए, प्रमाण करने को बोला था, देख सकते हैं कि चित्र में एक बंद क्षेत्र XY दर्शाया गया है। चित्र देख लीजिए, एक XY बंद क्षेत्र है, ये एक पूरा क्लोज सरफेस है,
क्लोज्ड होना जरूरी है, गॉस लॉ के लिए क्लोज्ड होना जरूरी है। बंद सरफेस हो गया, ठीक है। इसके अंदर स्थित बिंदु ओ पे देख सकते हो, ओ देखा होगा। फिर आर दूरी पर सतह पर कोई बिंदु पी लिया गया है। देखिए ओ है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर यहाँ सतह पर बिंदु पी लिया गया है, पी पॉइंट लिया गया है, वही आपको बताया, ठीक है। बिंदु P को घेरते हुए एक छोटे बंद क्षेत्र की कल्पना की जाती है जिसकी क्षेत्रफल ds है। यदि बिंदु P पर विद्युत तीव्रता E हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, तो E इक्वल्स टू Q/4πε0 r², फाई इक्वल्स टू E ds cos थीटा। उसको हम लोग तोड़ देते हैं। अब तोड़ने का जो उसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करते जाना, सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे तो आखिर में आपका फाई बराबर Q/0 आएगा गॉस लॉ के नियम के अनुसार, ठीक है। अविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता। नेक्स्ट, इसी में जो तीसरा क्वेश्चन था, देखिए मैंने उतना इसको एक्सप्लेन करना इसलिए नहीं जरूरी समझा क्योंकि आपने गॉस लॉ अपने से या किसी टीचर से जरूर पढ़ा होगा, अपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा। मैं ये सिर्फ आपको नोट्स बता रहा हूँ कि आपको ऐसे याद करना है, लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर समझाने के लिए बोलिएगा तो वो न्यूमेरिकल के टाइप में आपको क्वेश्चन जरूर बताया जाएगा। चलिए, आविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता, आविष्ट समतल चालक के कारण तीव्रता, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्लोज सरफेस ले लिए। चित्र में आप देख सकते हैं समतल चालक दर्शाया गया है जिसका कि पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इसको सिग्मा बोलते हैं। चालक के सतह के समीप अंदर एवं एक्स वाई से गुजरने वाला बेलन का क्षेत्रफल ds है। चूंकि बिंदु x आविष्ट सतह के अंदर स्थित है इसलिए इस पर तीव्रता का मान 0 होगा। यदि बिंदु y पर तीव्रता E हो तो फाई इक्वल्स टू ds होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वेशन नंबर 2 तक। यहाँ लास्टली इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली E इक्वल्स टू σ/ε0 आएगा, जो कि यही आपका कूलम का प्रमेय कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। किसी चालक के किसी चालक के स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? आवेश वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक प्राप्त करें। और आवेश वितरण में एक VBI क्वेश्चन है, ये भी एक VBI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, किसी अनाविष्ट चालक को, ध्यान से देखिएगा, किसी अनाविष्ट चालक को आविष्ट करने में संपादित कार्य की चालक की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। समझ गए? अनाविष्ट चालक को, जो भी आपका अनाविष्ट चालक होगा ना, इसको आविष्ट अगर आप करने में जो भी संपादित कार्य लगता है वही ऊर्जा कहलाता है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब इसका मान देख लेते हैं। माना किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है, ठीक है। औसत विभव क्या है आपका? 0 + V/2 यानी कि V/2, ठीक है। अतः आवेश द्वारा संपादित कार्य क्या है? तो देखिए, W आवेश इंटू औसत विभव, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पहला जो है Q इंटू V/2 हमारा आया था। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/Q इंटू V, C इक्वल्स टू Q/V। जहां पर आपका इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से आप देख सकते हो PE बराबर 1/C V², जिसमें कि आप C निकाल सकते हैं। C निकाल चुके थे हम लोग ऊपर में। इसको समीकरण 1 को ऐसे सॉल्व करते करते जब आप देखोगे समीकरण 1 समीकरण 2 सभी को ऐड कर दोगे तो यही आएगा आपका 1/C1 V1², 1/C2 V2², ठीक है। इतना करने के बाद फिर इसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तुलक की ऊर्जा के रूप में, तो ये फाइनली आपका जो आंसर आने वाला है बहुत ही लॉन्ग जाएगा, लेकिन इसका फाइनल आंसर ये आपका निकल के आएगा। डेल्टा E बराबर 1/C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 + C2। इसको आप याद रखेंगे। प्रूफिंग इसका आप कहीं ना कहीं से जरूर एक बार जरूर से आप ऐसे क्लास किए हैं तो उसका प्रूफिंग जरूर देख लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, वॉन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? वॉन डी ग्राफ जनरेटर की बनावट एवं क्रिया का वर्णन करें। वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर कितने ही बार एग्जाम में पूछता है। VBI है विथ फिगर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूं, बहुत बार पूछता है मेरे भाई। वैन डी ग्राफ जनरेटर यह निम्न स्रोत से बहुत उच्च विभव प्राप्त करने की एक विद्युत स्थैतिक मशीन है। इससे 10,000 वोल्ट के स्रोत से कोई मिलिये वोल्ट का विभव प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तथा आयंस जैसे आवेशित कणों के त्वरित करने में किया जाता है। और मेरे प्यारे दोस्त, जो 5th नंबर क्वेश्चन होगा वो फिक्स है। 5वां नंबर जो इस वीडियो का क्वेश्चन होगा ना, वो 2023 एग्जाम के लिए फिक्स है, 2023 में आएगा ही आएगा। चलिए,
यह निम्नलिखित दो सिद्धांतों पर ही कार्य करता है। जो आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर होता है उसका आपको प्रिंसिपल भी पूछता है, तो आप दो उसका प्रिंसिपल होता है, याद रखिएगा। पहला, तीक्ष्ण नोक की क्रिया पर तथा आवेशित खोखला गोला के वाहे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से फैला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी में आते हैं। इसकी बनावट क्या है, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर के मुख्य भाग को चित्र में दिखाया गया है। इसे मुख्य रूप से एक विशाल खोखला धातु का गोला पृथ्वी सतह से कुछ ऊंचाई पर विषम विहित रूप स्तंभ एस पर रखा होता है, जिसके केंद्र पर एक घिरनी यानी कि P1 जो आपका मोटर होता है ना उसमें देखते होंगे घिरनी, तथा इसके जैसे ही दूसरी घिरनी P2 गोले से बाहर पृथ्वी सतह से नज़दीक लगा होता है। इन घिरनी से होकर एक पतला अचालक पदार्थ फीता गुजरता है, जिसे कि मोटर द्वारा घुमाया जाता है। B1 तथा B2 धातु की नुकीली कंघिया कॉम्ब फीता के इस फीते के पास लगी होती है। ठीक है, पुली के पास P1 के पास वाली कंघी B2 से स्प्रे कॉम B2 संग्राहक कंघी कहा जाता है। B2 धातु छड़ द्वारा घिला गोला में M से जुड़ा रहता है। ये संपूर्ण व्यवस्था धातु एक प्रकोष्ठ सीसी भीतर होता है। ठीक है, गोला M एक धातु छड़ R से जुड़ा रहता है, जिसका दूसरा सिरा प्रकोष्ठ से बाहर है। इस छड़ पर R उच्च विभव प्राप्त होता है, जो कि इसका आप बनावट देखिए, इसका वर्किंग भी है यहाँ पर, और ये उसका बनावट देख सकते हो। ये आपका जो मैंने बनावट ऊपर बताया, तो ये जरूर से जरूर आप उसको बनाएंगे। ठीक है, और इतना लिखेंगे तो आपको पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूरा का पूरा आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संधारित्र क्या है? एक MVBI क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, संधारित्र क्या है? यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देख भाई, संधारित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैन डी ग्राफ जनरेटर से भी। तो संधारित्र क्या होता है देखिएगा, चालकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक की धारिता बिना बढ़ाए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। चालकों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी चालक की धारिता बिना बढ़ाए कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, संधारिता कहलाता है। संधारिता समझ गए? जब समांतर प्लेट संधारिता के प्लेटों के बीच एक से अधिक पैराविद्युत माध्यम रखा जाता है तो इसे यौगिक संधारित्र कहते हैं। यौगिक संधारिता इसे कहते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है मेरे प्यारे भाई। जरूर से जरूर इसको ऐसे याद कीजिएगा, बनाइएगा। धारिता के मान लिया समतल प्लेट पर संधारिता AB के प्लेटों के बीच स्थित हवा में T मोटाई का जिसका अपेक्षिक पराविद्युत ER रखा गया है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना ही होगा। जब सॉल्व करोगे फाइनलाइज आंसर, तो इसका आएगा C=A/D-T1-1/ER। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग प्यारे दोस्त 5 की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 नंबर क्वेश्चन 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बायट-सेवर्ट नियम यानी कि बायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है? बायट-सेवर्ट लॉ लिखें इस नियम की सहायता से। ठीक है, इस नियम की सहायता से आप इसको लिख सकते हैं। बायट-सेवर्ट लॉ के बारे में आपको बताना है। तो देख मेरे भाई, बता दिया क्या क्या आपको लिखना है बायट-सेवर्ट लॉ का। वृत्ताकार धारावाही तार के अक्ष पर सरल रेखीय धारावाही तार के कारण की बिंदु पर वृत्ताकार धारावाही तार के अक्ष की किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण कोई बल क्षेत्र की गणना करें। ये सारा चीज़ आपको निकालना है। और बायट-सेवर्ट लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसका PDF लेकर के आप जरूर से जरूर इसको याद करेंगे। बहरहाल बायट-सेवर्ट एवं लैप्लस नामक वैज्ञानिकों ने धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक का प्रतिपादन किया, जिसे बायट-सेवर्ट लैप्लस का नियम कहा जाता है। ठीक है, जो खोजा था, जो कि यहाँ पर उसका फिगर देख सकते हो। ये बायट-सेवर्ट लॉ बनता है, जो कि यहाँ पर ये आपका थीटा दिया हुआ है R से P दूरी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद बायट-सेवर्ट के अनुसार जो धारावाही चालक के अल्पांश dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र का मान dV निम्न बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या? तो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है, यह चालक से प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। दूसरा, यह चालक के अल्पांश dl का समानुपाती होता है, इसमें भी D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। नेक्स्ट, इसी तरीके से इसका होता है फिर dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उसके बाद होता है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 R²।
और जब इसका सॉल्व करोगे सारे को मिला करके तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डी एल साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसमें कि आपका वैल्यू होता है के, जो कि यहाँ पर के आपका कांस्टेंट है। जब सॉल्व करोगे तो आपका निकलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आपका बायट-सेवर्ट्स लॉ हुआ। वित्त धारा धारावाही तार के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना यहाँ पर लिखा हुआ है। चित्र में एक वृत्ताकार धारावाही तार दर्शाया गया है जिसकी त्रिज्या r एवं इससे प्रवाहित धारा है। तो इसको अब जब आप पढ़ोगे तो सारा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो, ये उसका आंसर है। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सारा का मैंने तीसरा सारे का आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, सभी का प्रूफिंग दिया हुआ है। और इसका प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन मेरे भाई, अगर इसका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, इस सारे का प्रूफिंग वीडियो एक बार जरूर आएगा, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया ना, इन सभी का प्रूफिंग वीडियो एक बार आपके लिए जरूर आएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र का सिद्धांत सहित बनावट का वर्णन करें। एक MVBI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो यह एक प्रकार का प्रत्यावर्ती धारा का जो कहते हैं, यह एक प्रकार का आपका यंत्र होता है जिसके सहायता से हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। और इस यंत्र का, इस इक्विपमेंट की क्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कोई डाउट? चलिए आगे कहता है, इसका सिद्धांत भी तो आपसे पूछा गया था। तो सिद्धांत कहता है क्या कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये इसका क्या था, सिद्धांत था। आगे क्या कहता है, बनावट इसकी देख सकते हो आपका, ये इसका फिगर जरूर बनाओगे। एक आपका साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका कुंडली में K1 यहाँ है, K2 और C1 C2। चलिए आगे कहता है इसका बनावट। चित्र में प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो या जनित्र दर्शाया गया है। इसके बनावट को निम्न भागों में बांटा जाता है। बनावट को भी कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। क्या क्या था, पहला आर्मोचर में बांटा है। तो क्या आर्मोचर होता है, तो यह तांबे के तार की एक कुंडली होती है आर्मोचर, जो कि आपने अभी देखा था ऐसे टाइप का तांबे की तार का, लेकिन वो स्क्वायर में था, बस फर्क इतना ही था कि वो स्क्वायर में था, ठीक है। तो ये तांबे का तार का कुंडली होता है, ठीक है, जो कि नरम लोहे के क्रोड पर लपेटी होती है। कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है। कुंडली में जो आपको फेरों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होता है, ताकि जब इसे शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में तेजी से घुमाया जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का शिखर मान ऊंचा हो जाए, इसके लिए यूज करते हैं। आगे इसी का दूसरा आप देख सकते हो, क्षेत्र चुंबक यह एक शक्तिशाली विद्युत चुंबक होता है जिसे विशिष्ट धारा द्वारा सक्रिय किया जाता है। यह नाल चुंबकों जैसा होता है जिसमें दोनों धुओं के बीच कुंडली को रखकर घूर्णित किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे इसी का तीसरा आपका देख सकते हो, सी वलय एवं ब्रश कुंडली के सरे अलग अलग, ठीक है, सिरे अलग अलग विद्युत रोहित होते हैं। रोधित धातु के एक वलय C1 तथा C2 से जुड़े रहते हैं। आर्मोचर के घूर्णित होने पर ये वलय भी घूर्णित होते हैं। सी वलय C1 या C2 के संपर्क में कार्बन ब्रुश K1 तथा K2 लगे होते हैं। इस ब्रुशों को संबंध दो पेचों से जुड़ा होता है जिसके सहायता से विद्युतीय परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो उसका बनावट कंप्लीट मैंने बता दिया। ये आपका घिरनी, ये K1, ये K2, ये C1, ये C2। तो इसको बनाने के बाद आप इतना लिख दोगे, आपको पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 7 की तरफ। कहता है डिस्क्राइब अ स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स एंड डिटरमाइन EMF ऑफ एनी सेल बाय इट। एक आपका VBI क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में भी आने वाला है, उसके लिए भी आप टेंशन ना लेना, इंग्लिश का वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। लॉन्ग आंसर है, बार बार बता दे रहा हूँ, लॉन्ग आंसर है, तो उतना आप उसको ध्यान से देखोगे तो ही आपका फायदा होने वाला। चलिए तो कहता क्या है, क्या बोला आपको, डिटरमाइन करना और कंपेयर करना, ठीक है। चलिए तने तारों वाली विभव मापी यानी कि स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर
ठीक है, क्या होता है इसके यंत्र में लकड़ी का एक आयताकार तख्ता रहता है। यह जब बना होता है, इसका बनावट बता रहा है कि ये कैसा बना होता है। तो इसमें लकड़ी का आयताकार तख्ता होता है, इस पर मैग्नीन या कॉन्स्पेंटेंट का तार बिछा रहता है। सभी तार का कॉन्स्पेंटेंट का तार बिछा रहता है। सभी तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल समान रहता है। तार को प्रायः 1 मीटर के पास 10 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। देख सकते हो ये उसका, ठीक है, 10 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़े का अंतिम भाग दूसरे के प्रारंभिक भाग से तथा दूसरे का अंतिम भाग तीसरे के प्रारंभिक भाग से, इसी तरीके से तीसरे का चौथे से, चौथे का पांचवें से जुड़ा होता है। तांबे की मोटी पत्ती द्वारा जुड़ा रहता है। पतले तार के शुरू छोर तथा अंतिम तार के अंत छोर को एक संयोजक पेच में तथा AB से जोड़ देते हैं। तख्ता पर तार के समांतर 1 मीटर स्केल 5 से जुड़ा रहता है, जो कि आपने देखा था थोड़ा पहले। उसके बाद तार के ऊपर एक जॉकी रहता है। जॉकी प्रायः त्रिकोण रहता है। इसका निचला छोर छुरधार यानी कि नाइफे जिसको बोलते हैं ना, छुरीधार रहता है। इस तार को समांतर खिसकाया जा सकता है। जॉकी को नीचे दबाने पर यह तार को स्पर्श करता है। इस स्पर्श बिंदु का पठन जॉकी के चिन्ह द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस बात को याद रखेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका उपयोग क्या क्या, इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए, 2 सेलों के विलंब बलों की तुलना करना, किसी सेल का विलंब बलों का मापना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का ज्ञात करना, किसी सेल की धारा का मान ज्ञात करना, कम मान वाले प्रतिरोधी की तुलना करना, 2 प्रतिरोधियों की तुलना करना, ये सारा का सारा इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसका कंपेयर आप जब करोगे, 2 सेलों के विलंब बलों की तुलना कंपेरिजन आप जब करोगे, तो यहाँ पर जब भी आप कंपेयर करना तो ज़रूर से ज़रूर इसका फिगर बना करके कंपेयर करना, ताकि इसको आपको पूरा मार्क्स मिले। और कंपेरिजन इसका थोड़ा सा लंबा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। देखिए प्यारे दोस्त, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चंस आपको मायने करते हैं। PDF से तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, और बाकी तो आप क्लास कहीं ना कहीं ज़रूर किए होंगे। इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ, आंसर पे उतना ज़्यादा नहीं। आंसर पे इसलिए मैं फोकस नहीं करता क्योंकि आपके पास क्वेश्चन चला गया तो आपने खुद उसको पढ़ा है, अपने लैंग्वेज में पढ़ा होगा। दूसरे का लैंग्वेज आप हो सकता है आपने अपने लैंग्वेज में पढ़ा हो तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, इसीलिए मैं इतना ध्यान नहीं देता। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, और एस्टैब्लिश बिटवीन द रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, मोबिलिटी एंड करंट। आपको रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BVI कहलाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कहता क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में कहते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग क्या होता है, तो देखिए, किसी चालक को सेल से जोड़ते हैं, इसे इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित होता है। चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र काम करने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन के स्वतंत्र रहने के कारण इसका वेग लगातार बढ़ते रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि सब इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते में पॉजिटिव आयनों से टकराकर अपने वेग में तथा समान कर लेता है। इस निश्चित माध्य यानी कि मीन वेग को अनुगमन कहते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे VD से सूचित किया जाता है, VD से इंडिकेट किया जाता है। तो यही था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे है मोबिलिटी क्या होता है, तो देखिए, इकाई विद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के यानी कि चार्ज कैरियर्स जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अनुगमन वेग कहते हैं, इसे म्यू से सूचित किया जाता है, यानी कि मोबिलिटी भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मान लिया कि विद्युत क्षेत्र E तथा ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, म्यू इक्वल्स टू VD/E। इसका SI यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। चलिए, अनुगमन वेग तथा धारा के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन आपसे पूछा था, तो उसका बीच का रिलेशन जब आप निकालोगे, लॉन्ग प्रोसेस है, निकालेंगे देखेंगे तो आपको ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रट्टा मार के जाना है, इसको मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन या फिर व्हाट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर, मैंने इसको पहले भी बता रखा है। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग थ्योरी एंड लिमिटेशन, सब कुछ आपको बताना। और 5 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो देखिए, साइक्लोट्रॉन आपका एक ऐसा यंत्र है, यानी कि एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि उच्च गतिज ऊर्जा यानी कि
प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन यानी कि अल्फा कण इत्यादि प्राप्त किया जाता है। यह उच्च ऊर्जा को त्वरित एक्सेलरेट करता है, इसीलिए इसे आवेशित कण त्वरित यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर भी कहा जाता है। इसे लॉरेंस तथा लेविंस्टन ने बनाया था। कोई दिक्कत? साइक्लोट्रॉन को किसने बनाया था? तो लॉरेंस तथा लेविंस्टन ने। बनावट इसका क्या है? तो इसमें अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार का 2 खोखला बर्तन ए तथा बी होता है। इसके व्यास वाला किनारा समांतर रहता है, दोनों के बीच थोड़ी सी जगह खाली रहती है, इसलिए दोनों को डी कहते हैं। ठीक है, दोनों को डी कहते हैं, DEE। आगे इसका बनावट जब पूरा पढ़ोगे तो आपको इस तरीक़ा से दिखेगा, जरूर इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं लास्ट के तरफ। थ्योरी भी इसका सब कुछ मैंने इसमें दे रखा है। PDF आप इसका जब लोगे ना, PDF जब आप टेलीग्राम से लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देखोगे तो सब कुछ मैंने इसमें बना रखा है। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये जितने भी अभी जो आपने 4 क्वेश्चन देखा उसमें से सबका बाप क्वेश्चन है। 5 नंबर के लिए एकदम ये फिक्स होता है, बहुत बार पूछता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका वर्किंग बताइए, थ्योरी बताइए, फैक्टर्स बताइए, सेंसिटिविटी डिपेंड्स जिस पे करता है वो भी सब बताइए। सब कुछ मैंने इसमें लिख रखा है, जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपका एक तरह से गैल्वेनोमीटर है जो कि डॉक्टर अर्सनोवल ने बनाया था। ठीक है, डॉक्टर अर्सनोवल ने बनाया था, इसलिए इसे अर्सनोवल गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। यह विद्युत धारा को मापने का सरल एक सुग्राही यंत्र है। इसका बनावट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। बनावट हो गया, बनावट है पूरी तरीके से बनावट हो गया इसका। और बनावट के बाद आप जैसे इसको देखोगे, जैसे जहाँ से भी आपने देखा होगा, जरूर सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसके यूज़ से सारे जगह सेंसिटिविटी वगैरह भी इसमें निकाला हुआ है, सब कुछ निकाला हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ आप जब देखोगे, वीडियो ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा फिर से मैं बताने वाला नहीं हूँ। मेरा मकसद है आपके पास क्वेश्चन पहुँचा देना, जैसे भी करके आप उसको बस दिमाग में रखें। हाँ देखिए, बार बार मैं कहता हूँ, आंसर उतना ज़्यादा मायने नहीं करता, क्योंकि आपको आंसर खुद से लिखना है। आंसर आपको खुद से लिखना है और आप इसको ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ें। तो वो आप जो पढ़ें, मैं उसको नहीं चाहता कि आपको माइंड डाइवर्ट हो। कोशिश कीजिएगा, आप अगर नहीं कहीं से पढ़े तब आप भले इसका PDF से कंप्लीट याद कर लीजिएगा, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा, मैं ये बोलता हूँ, 1 नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप जो पढ़े हैं आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो आपका फ्यूचर में जो होगा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि वीडियो में कोई डाउट ना हो। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना यारो, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि ऐसे मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिक्स नहीं तो बायोलॉजी का होगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, 2023 की एग्जाम की तैयारी जम कर करते रहिए, और जो 900 क्वेश्चन का टारगेट है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, और आपको एग्जाम में 95% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आपने वीडियो को पूरा देखा हो, क्वेश्चंस पूरे देखे हों। ठीक है, चलिए फिर से आपका शुक्रिया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और 2023 एग्जाम में फोड़ कराइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।